नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेशर टॉक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम विनय तिवारी है और हम लोग इस चैनल पर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, करंट अफेयर्स और अन्य उपयोगी विषयों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए जब हमको कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है या ऑफ कैंपस में बैठना है या पूल कैंपस में बैठना है, तो हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए ताकि हमको जैसे ही मौका मिले हम उस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। तो जैसा कि हमने एक लाइन और एड करी है यहाँ पे, ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू कॉर्पोरेट लाइफ। हमारा मेन गोल है कि हाउ कैन वी गेट द जॉब, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोसेस समझने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार इस बारे में बात कर लें कि एक अच्छी जॉब मिल जाने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीफ है कि आप पहले उस चीज़ों को फील करो और देन आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आप दुगनी रफ्तार से आप मेहनत करोगे, आप डबल मेहनत करोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालोगे कि आपको जल्दी से जॉब लग जाए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट विल चेंज आफ्टर गेटिंग अ जॉब। जॉब लगने के बाद क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। तो बात करेंगे हम पहले डेली रूटीन की। जैसे ही आपको जॉब लगती है आपका डेली रूटीन चेंज हो जाता है, आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो, आपको टाइम पे ऑफिस जाना है, टाइम पे घर की चीज़ें करनी है, आपको और भी जो चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो आपका जो है रूटीन ऑर्गेनाइज होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसा कि पता है कि जैसे आपको जॉब लगेगी तो आप सैलरी आपको मिलने लगेगी, आप कमाने लगोगे, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, आपको फैमिली पे जो डिपेंडेंसी है, घर से पैसे मंगा रहे हो, तो वो सब चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप जॉब में आते हो तो अभी तक आप कॉलेज लाइफ में थे तो कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, बट यहाँ पे आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स होंगे। आपको डेडलाइंस मिलेंगी, उन पे काम करने हैं, आपको ऑन टाइम डिलीवरी देनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर आपको एक टाइम बाउंडेड मैनर में आपको काम करना पड़ेगा। तो एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। वर्क इन्वायरमेंट, आप कॉलेज लाइफ से ऑफिस लाइफ में आते हो तो आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे फॉर्मल तरीके से आपको चीज़ों को करना होगा, नए लोग मिलेंगे, तो एक नया वर्क इन्वायरमेंट का आपको एक्सपीरियंस होता है। करियर ग्रोथ, आप करियर ग्रोथ के बारे में सोचते हो। अभी तक तो आप एक जॉब के लिए सोचते थे कि एक जॉब लग जाए, लेकिन अभी आप करियर ग्रोथ के बारे में सोचोगे कि जॉब तो लग गई बट आगे क्या, 1 साल के बाद क्या। तो ये जो करियर ग्रोथ की एक पॉइंट है यहाँ पे, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज लाइफ में और कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद ये एक बीच का पॉइंट है जो आपको दोनों से अलग करेगा। कॉलेज लाइफ में आप जॉब पाने की सोचते हो और जॉब में आने के बाद आप जॉब में अपने करियर में ग्रोथ की सोचते हो। सोशल डायनामिक्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो आपके सर्कल बदल जाते हैं, आपके सोशल सर्कल बदल जाएंगे, आपके फ्रेंड लिस्ट, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो बदलेंगे। रीज़न ये है कि आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो और आपको आईटी कंपनी में जॉब लग गई। आप बेंगलोर, पुणे या किसी भी बड़े शहर में आप जाते हो तो वहाँ पे आपका एक सर्कल बनेगा, आपका एक नेटवर्क बनेगा, तो आपके सोशल डायनामिक्स भी चेंज होते हैं। और एट द सेम टाइम आपको समाज के द्वारा आपको भी देखने का नज़रिया लोगों का बदल जाता है। मतलब पहले जो लोग आपको एक अलग नज़र से देखते थे, एक स्टूडेंट के नज़र से देखते थे,
अब वो आपको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, ही इज सक्सेसफुल पर्सन। तो ये एक जो फीलिंग है ये होती है। फिर हम बात कर लेते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की। तो पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, अगर चीज़ों को आप ऑन टाइम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए, आपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, आप एक नए इन्वायरमेंट में गए जहाँ पे वर्किंग कल्चर और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपकी करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, सोशल डायनामिक्स आपके सोशल सर्कल चेंज हुआ है। तो ये सब मिला के आपका पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आ रही है, आप इम्प्रूव हो रही है। तो पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस, आपको एट द सेम टाइम सोचना है कि हाउ लाइक हमें कैसे ऑफिस का काम ऑफिस टाइम पे टाइम बाउंडेड मैनर में करना है, फिर आपको घर का भी काम देखना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो है एक व्यक्तित्व के निर्माण में एक सहयोगी साबित होती हैं। तो ओवरऑल जब आप एक जॉब में आते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है पर्सनल ग्रोथ बहुत अलग अलग डायमेंशन में होते हैं। तो ये हमारा डिस्कस करने का मकसद ये था कि जॉब लगने के बाद क्या क्या चेंजेज होते हैं उनके बारे में एक बार समझते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे गिविंग बैक टू सोसाइटी। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, देन आप जो है कहीं पे कोई हेल्प कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप को फाइनेंशियल एड दे सकते हैं, या किसी और तरीके से आप मदद कर सकते हैं। आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो जॉब में आने के बाद चेंज होती हैं। तो सबको यहाँ पे लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जो कुछ पॉइंट्स मुझे मेरे माइंड में आए मैंने उनको यहाँ पे ट्राई किया नोट करने का। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जॉब में आने के बाद कैसे आपकी जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है या कैसे चेंज होती है। तो ठीक है, अभी हम आगे अब जॉब लेने की बात करें, कैसे जॉब मिलेगी। जब आप एक कॉलेज में हो, आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो या पास होने के बाद आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कैंपस इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से मैंने इनको कई 4-5 स्टेजेस में मैंने डिवाइड किए हैं। पहला आपको होना चाहिए सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इंटरव्यू में या कॉरपोरेट लाइफ में, क्योंकि इसमें फिर आपके कई सारे पैरामीटर्स हैं जो आप जज किए जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी, आप कैसे आप हाउ क्लियरली यू आर आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, आप कैसे लोगों को समझा पा रहे हो अपनी बातों को, आप कैसे समझ पा रहे हो, और हाउ लाइक आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉर्पोरेट लाइफ। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट है। टीम वर्क की अगर हम बात करें तो टीम वर्क में भी सेम है कि आप कैसे अपनी स्टोरीज या अपने चीज़ों को आप कैसे अपने कलीग के साथ शेयर करके या उनसे इंफॉर्मेशन लेना या उनसे मदद हेल्प लेना टाइमली, एक जो है बात करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो चीज़ें हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू डू, मीन्स आप कैसे कितनी आसानी से आप लोगों में घुल मिल करके काम को कर पाने में सक्षम है, वो सब सारी चीज़ें आपकी इवेल्युएशन यहाँ पे होती हैं। अगर आगे बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगेन वही बात, अगर आप टीम वर्क में करते हो तो आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो और कैसे उसको फिक्स कर रहे हो, और उसको फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हाउ कैन यू हेल्प टू योर टीम, आप अपने टीम को कैसे मदद कर पा रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे वर्क करती हैं। एडॉप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एडॉप्टेबिलिटी भी आपकी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है, जहाँ पे आपका ये देखा जाएगा कि आप एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो, एक नई जगह पे जा रहे हो, एक नए वर्क कल्चर में जा रहे हो, तो हाउ
फास्टली यू आर एबल टू एडॉप्ट दोज थिंग्स। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो सॉफ्ट स्किल के अंदर बहुत अन्य दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपकी जो लीडरशिप स्टाइल है, आप कैसे हाउ यू आर एबल टू शोकेस योर लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये और ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जो टीम के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी डिस्कशन होते हैं वो सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं। एट द सेम टाइम आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेक किया जाता है कि आप जो है किस लेवल पे, किस तरीके से आप प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, कैसे एफिशिएंटली आप इमोशंस को कैसे हैंडल कर पाते हैं जब आप स्पेशली किसी चैलेंजिंग वर्क के अंदर आप इन्वॉल्व हैं। तो सारी चीज़ें पार्ट हैं सॉफ्ट स्किल के। तो आपको इस पे बहुत पहले से, बहुत शुरू से आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप जहाँ अभी जिस भी स्टेज पे हों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हों, आप सेकेंड ईयर में हों, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप थर्ड ईयर में हों, आप डेफिनेटली इसको बहुत सीरियसली लीजिए। फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम मेरे हिसाब से नहीं बचा है। आप तुरंत ही इस चीज़ को फॉलो करिए और अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो पहला स्टेज जो मैं मानता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप शुड बी सॉफ्ट स्किल। हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़, जो सेकेंड स्टेप है हमारा, वो मेरे हिसाब से कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू के लिए जो आती हैं उसमें आपका रिज्यूमे राइटिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको ये लगेगा कि रिज्यूमे राइटिंग को मैं क्यों बोल रहा हूँ। रिज्यूमे राइटिंग जो है ना, वो आपका एक फेस होगा। रिज्यूमे आपका एक फेस होगा। आप तो हर जगह जाओगे नहीं, कंपनी में सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही जाएगा। तो आपके रिज्यूमे को देख करके ही आपके बारे में सामने वाला कोई एक धारणा बनाएगा, एक परसेप्शन बनाएगा जो आपने उसमें लिख रखा है। जैसे तो आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो एक बहुत ही इफेक्टिव रिज्यूमे होना चाहिए, क्योंकि जैसे जो रिज्यूमे है वो आपके फेस होंगे, जैसा हमने अभी बात किया। तो इसकी अगर हम बात करें रिज्यूमे की, तो ये क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस होना चाहिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में आपका रिज्यूमे होना चाहिए, जिसमें आप बहुत क्लीन और प्रोफेशनल लेआउट के साथ अपनी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये एक चीज़ हो गई। टेलर्ड कंटेंट हो गया। टेलर्ड कंटेंट में आपको बिल्कुल भी जो ज़रूरी की चीज़ें हैं सिर्फ आप वही वहाँ पे मेंटेन करें। वहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ों को न लिखें जो कि उस जॉब से रिलेट न करती हों। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं, आपके जो भी आपने जो अचीव किए हैं अभी तक, जैसे कि आप फ्रेशर हैं तो आपके जो मार्क्स हैं, आप अपने मार्क्स को बिल्कुल भी पिन पॉइंट, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके अगर आपके 79.6% हैं तो आप 79.6% मेंशन करिए। अगर आपने मान लीजिए आपने माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट में आपने अपने टीम में आप 3 लोग मिल करके कोई प्रोजेक्ट किए हो, तो आप टीम मेंबर में 3 मेंबर्स को मेंशन करिए। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अपने रिज्यूमे में क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो। जब भी कोई इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे ले तो उसको चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। अब आगे का अगला रिज्यूमे राइटिंग में रिलेवेंट स्किल हो जाता है। रिलेवेंट स्किल की अगर हम बात करें तो जिस भी ओपनिंग के लिए अगर है, जैसे मान लीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो, देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जो भी प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस हो गए, प्रोफेशनल अपीयरेंस हो गया। ये सब चीज़ों को आप वहाँ पे जगह दे सकते हैं अपने रिज्यूमे में, और जिससे कि आपका रिज्यूमे इफेक्टिव बने।
तो ये तो हो गया आपका स्टेप 2, दैट वाज रिज्यूमे राइटिंग। अभी हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग मेनली जो है रिटन टेस्ट में यही पूछा जाता है। आपको इन सब चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10 या 15 दिन या 20 दिन में आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। करेंगे भी तो आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप टाइम रहते हुए इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें, और जब भी आपको मौका मिले, जब भी किसी भी कंपनी का आपको कोई कॉल आता है, देन क्विकली उस चीज़ को आप अप्लाई करके उसको क्लियर करें। तो ये चीज़ जो है एक हमारा स्टेप है जिसमें एप्टीट्यूड आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश और रीजनिंग की बात हो रही है। अब आगे हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो सभी कंपनी में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ आल्सो अ वेरी क्रूशियल थिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन भी, जहाँ पे आपकी कई सारी स्किल को चेक किया जाता है। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है कि आप हाउ क्लियरली एंड इफेक्टिवली यू आर एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ एंड थॉट्स। तो ये उसके पार्ट हो गए। आप लिसनिंग स्किल देखी जाएगी, आप अपने अन्य कलीग्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप कैसे उनकी बातों को सुनते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे आती। कंटेंट नॉलेज चेक किया जाता है। जो भी ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक पे आपका क्या नॉलेज है, कितना डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी टू प्रेजेंट लॉजिकल एंड कोहेरेंट आर्गुमेंट्स, आप कैसे उन पे बात करते हो, आप कैसे उन पे आर्ग्यू करते हो, वो सारी चीज़ें जो है जीडी में चेक होती हैं। फिर आपका पार्टिसिपेशन देखा जाएगा, आप जीडी स्टार्ट करते हो या आप जीडी को कंटिन्यू करते हो या कंक्लूड करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेप में आती हैं। फिर टीम वर्क काम आता है इसमें, हाउ लाइक यू आर, कई बार ऐसा होगा कि आप किसी भी पॉइंट से सहमति रखेंगे, कई बार आप सहमति नहीं रखेंगे। तो इन दोनों ही केस में आप कैसे जो है अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीडी में आती हैं। जीडी एक अलग डिफरेंट सेक्शन है, बट इसको मैंने रिटेन के साथ रखा है क्योंकि ये जो होता है रिटेन टेस्ट और जीडी जो होता है बेसिकली ये एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे लोग जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रिटेन में क्लियर नहीं कर पाते, तो कुछ लोग जीडी में नहीं कर पाते। फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है इसके बाद आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है वो दिस इज द मेन शो ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस। ये एक मेन चीज़ है। मेन चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वो राउंड है या यही वो चीज़ है, यही वो फेज है जिसके लिए पूरा सिस्टम रखा गया है। यहीं पे आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज चेक किया जाएगा और आप उस रोल के लिए, आप उस जॉब के लिए फिट हैं या फिट नहीं है, ये डिसीजन लिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपके जो भी कोर सब्जेक्ट हैं, आपके कोर सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक की जाएगी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको C++ या जावा या पाइथन या गो लैंग्वेज या स्विफ्ट लैंग्वेज यही आए, आपको जो भी लैंग्वेज आती हो आप वहाँ पे बताइए, और उसी लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है मोस्टली मेरे हिसाब से चेक किए जाते हैं। और अगर आप उसमें अच्छे हैं तो डेफिनेटली लाइक यू आर गुड, एंड ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डोमेन का नॉलेज हो गया, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कितना नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, एडॉप्टेबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो है आपके टेक्निकल इंटरव्यू में इवेल्युएट की जाती हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतनी सारी चीज़ें जो हैं बैक एंड में होती रहती हैं। तो आगे का अगर हम देखें तो अगला राउंड होता है, अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो अगला राउंड होता है स्टेप 5, दैट इज HR इंटरव्यू।
एचआर इंटरव्यू जो होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि इतने सारे राउंड तो क्लियर हो गए, अब एचआर राउंड में हमको क्या करना है। एचआर राउंड में सैलरी डिस्कस होगा, लेकिन फ्रेशर को क्या सैलरी डिस्कस हो, तो पहले से पता रहती है कि ये फला कंपनी आ रही है, टीसीएस आ रही है, या इन्फोसिस आ रही है, या जो भी कंपनी आ रही है, तो पहले से रहेगा कि उसके प्री प्लेसमेंट टॉक में बता दिया जाएगा कि जो हम लोग की सीटीसी है वो 3.25, 3.5, 4 और 5 वट एवर इतने लाख रुपए है, और वो सबको पता होती है। तो उसके बाद फिर एचआर राउंड में क्या, तो एचआर राउंड जो होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, जो आपके सेवरल की एस्पेक्ट्स हैं टिपिकली जो उन सब चीज़ों में है वो चेक किए जाते हैं। जैसे आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है और एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आपकी कॉलेज की जो जर्नी है, आपने जो ट्रेनिंग्स के कर रखी हैं, आपने जो माइनर प्रोजेक्ट्स या मेजर प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताने का वहाँ पे मौका मिलेगा। और दे विल इवेल्युएट दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड। वो लोग पर्टिकुलरली दे आर वेरी स्पेसिफिक, इसीलिए जैसे बोला गया था आपके रिज्यूमे राइटिंग में कि आपको जो क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स आप डालिए, वहाँ पे आपने जितने मार्क्स पाए वहाँ पे आप एग्जैक्टली वही सेम मार्क्स आप डालिए। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपकी पूरी डिटेल रहेगी, आप किस साल में पास किए, कितने परसेंटेज से पास किए, कोई गैप तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत थॉरली जो है वहाँ पे चेक होता है। कल्चरल फिट की हम बात करें तो एचआर विल इवेल्युएट इफ योर वैल्यूज, वर्क एथिक एंड पर्सनैलिटी अलाइन विद द कंपनी कल्चर। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो वर्क एथिक है, ये कंपनी कल्चर के अनुरूप है कि नहीं। तो ये कल्चरल फिट में वो चेक किया जाएगा। फिर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, आपके क्या मोटिवेशन है, आपको उस कंपनी में जॉब करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं उस जॉब को करने के लिए, तभी आप उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे, और तभी ये चीज़ जो है कंपनी के लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए जो है फायदे का सौदा बनेगी। तो ये सब चीज़ें एचआर का काम होता है, और एचआर ये लोग बहुत थॉरली इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। अगला राउंड अगर हम बात करें तो बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। आपसे बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है कि आप ऐसे सिचुएशन में रहेंगे तो आप क्या करेंगे। तो बेस्ड ऑन योर आंसर और बेस्ड ऑन योर अप्लाइड थॉट, एचआर विल एवेल्युएट यू कि आपका जो थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियरल और सिचुएशनल अप्रोच है, आप उस चीज को कैसे करते हो। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये भी एचआर राउंड में क्लियर होता है। कई बार ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देंगे कि आप किसी टीम में आप काम कर रहे हो, आपका ये रोल है, और देन कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देन हाउ विल यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देंगे, आपको बोलेंगे आप एज्यूम करिए कि आप एक टीम में हो, आप एक टीम मेंबर हो, आप एक टीम लीडर हो, एंड देन हाउ विल यू डू दैट। तो बेस्ड ऑन योर अप्रोच, बेस्ड ऑन योर आंसर, दे विल डिसाइड कि आप एक कैसे टीम वर्क या कैसे आप एक कोलैबोरेशन में वर्क करने के लिए आप कैसे उपयुक्त हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एचआर राउंड में चेक होंगी। अगर आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट डन है सारी चीज़ें। और इस तरीके से जो है आपका एक फ्रेशर, एक कैंपस इंटरव्यू की प्रोसेस जो है यहाँ पे जो कि एक स्टूडेंट को रखनी चाहिए प्रिपरेशन, ये यहाँ पे ऐसे बनती है। तो दोस्तों, आप मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या वीडियो सुझाव है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, और जीवन में आप जहां भी हैं वहीं से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद।